हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में अपन जो पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है ब्लड। अपन इस चैप्टर में ब्लड के बारे में A to Z सारी चीज पढ़ेंगे। जिस तरह अपन बुक मैं बता चुका हूँ, रोज एंड विल्सन अपन रेफर करते हैं और रोज एंड विल्सन के अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। रोज एंड विल्सन में एक लाइन लिखी होगी, अपन उसको अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे, फिर अपन नेक्स्ट लाइन पे बढ़ेंगे, है ना। ओके, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड वाले चैप्टर में। सबसे पहली लाइन है कि ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू है। ब्लड है, आपको ये तो पता है ब्लड एक टिश्यू है। शुरू में हर कोई मानता है कि ब्लड एक फ्लूइड है, लेकिन आप ध्यान देना कि ब्लड भी सेल से मिलकर बना होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पाई जाती है। तो ब्लड भी सेल के कंपोजिशन है, सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए ब्लड को भी एक टिश्यू बोला गया है। और ये कौन से टाइप का टिश्यू होता है, तो याद रखना, आपका ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। और ये वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है, एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू इसलिए बोला है क्योंकि इसमें काफी सारी सेल पाई जाती है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल है। कई बुकों में इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोला गया है। क्या बोला गया है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब ऐसा क्यों बोला गया है, ये भी ध्यान देना। देखो, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है कि उसमें फाइबर्स पाए जाना। हर कनेक्टिव टिश्यू में क्या पाए जाते हैं? फाइबर पाए जाते हैं। हर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ नो फाइबर प्रेजेंट। इसमें कोई फाइबर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। तो अब तक अपन ने दो ही लाइन पढ़ी कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब अपने पास आता है, जब छोटी क्लास में अपन पढ़ते थे कि ब्लड क्या काम आता है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। ऐसे तो ब्लड के बहुत सारे काम है, लेकिन अपन किसी एक फंक्शन की बात करें कि ब्लड का मेन काम क्या है, तो आप सबका आंसर क्या होना चाहिए कि ब्लड का एकमात्र जो इंपॉर्टेंट काम है वो है ट्रांसपोर्ट का। ब्लड का एकमात्र जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो है ट्रांसपोर्ट का। ब्लड का सबसे प्रमुख काम है, सबसे मेन काम है किसी भी न्यूट्रिएंट को, गैस को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक लेके जाना और उस टिश्यू को न्यूट्रिएंट देना, उस टिश्यू को ऑक्सीजन देना, और वहां से कोई भी यदि CO2 कुछ भी है उसको बाहर निकालना। तो ये सारा काम किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से बॉडी में दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो काम किसका है? ब्लड का है। तो ब्लड का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस को वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। इसमें सब्सटेंस में आपकी ऑक्सीजन भी हो सकती है, इसमें आपके न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, इसमें आपके हार्मोन भी हो सकते हैं, इसमें हीट का भी ट्रांसफर करता है। पता है आपका ब्लड है, जहां भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो जगह वार्म हो जाती है, जहां भी ब्लड सर्कुलेट होता है वो हीट होती है, मतलब वहां पे टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर का भी ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इवन आपकी इम्यून सेल का भी एंटीबॉडीज होती है, जैसे आपकी इम्यूनोग्लोबिन है, तो उन एंटीबॉडीज का भी ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। ये कहता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक किसी भी सब्सटेंस का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। सब्सटेंस आपके ऑक्सीजन भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, हार्मोन भी हो सकते हैं, हीट भी हो सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, और एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, अपन उनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो आप सब जानते हो कि जैसे ब्लड होता है उसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के
मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और नेक्स्ट होता है सेल्यूलर एलिमेंट। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्यूलर एलिमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में 55% तो प्लाज्मा होता है, ठीक है, और जबकि ओनली 45% आपके टोटल सेल पाई जाती है। 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है और 45% ही सेल पाई जाती है। इस प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा होता है वो बिल्कुल क्लियर कलर का होता है। क्लियर कलर मतलब कि बिल्कुल साफ होता है। और स्ट्रो कलर होता है। स्ट्रो कलर जानते हो आप? बिल्कुल जैसे भूसा होता है ना, जैसे चारे टाइप का भूसा आता है, थोड़ा येलोविश कलर, मतलब थोड़ा सा येलोविश हल्का पीला कलर होता है, उसके जैसा होता है आपका प्लाज्मा। थोड़ा स्ट्रो क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा, थोड़ा येलो येलो कलर का टाइप का होता है। वो वाटरी होता है। क्या होता है? वाटरी फ्लूइड होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है, क्लियर होता है, स्ट्रो कलर का होता है और हल्का पीला पीला होता है। क्लियर हुई ये बात? जबकि सेल्यूलर एलिमेंट में आप सब जानते हो, आपकी एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और लास्ट होती है प्लेटलेट। ठीक है, ये तीन सेल्स पाई जाती हैं। तो अपन इन सबको वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने मेनली बताया कि आपका जो ब्लड होता है उसके दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा पाया जाता है, एक सेल्यूलर एलिमेंट पाए जाते हैं। 45% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जबकि ओनली 55% प्लाज्मा होता है, जबकि ओनली 45% क्या होते हैं? सेल्यूलर एलिमेंट पाए जाते हैं। प्लाज्मा बिल्कुल क्लियर स्ट्रो कलर का होता है, बिल्कुल थोड़ा येलोविश कलर का होता है। अब ये कैसे पता लगता है? इसके लिए अपन करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ब्लड का। इसके लिए अपन ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब इसको समझाता हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड को अपन समझते हैं कि ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब और कुछ नहीं है, बस ब्लड को गोल गोल घुमाना, यही सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। एक मशीन होती है, आपने मान लो ब्लड को एक उसमें लिया, किसमें? एक वाइल में आपने ब्लड को ले लिया। वाइल में बोल रहा हूँ प्लेन वाइल, आप एडिटा वेडिटा का यूज नहीं करोगे, एडीटीए इनकी बात नहीं कर रहा। प्लेन वाइल जो आपके रेड कलर की आती है ना, प्लेन वाइल, कई जगह येलो कलर की आती है, कई जगह रेड कलर की आती है, उस वाइल की बात कर रहा हूँ कि उसमें ब्लड का क्लॉट बन जाता है। उस प्लेन वाइल को लो और उसको 15 मिनट तक, कितनी देर तक? 15 मिनट तक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या होती है कि उसको 2000 टू 4000 राउंड पर मिनट पे उसको क्या करेगी? गोल गोल घुमाएगी। उसको गोल गोल घुमाने से होता क्या है? वो जब उसको गोल गोल घुमाता है तो उससे होता क्या है कि जो आपका ब्लड है, सपोज करो ये आपके क्या है, मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये एक वाइल है, ठीक है, इसमें आपने ब्लड भर रखा था। अब क्या होगा, जब आपने इसको गोल गोल घुमाया तो इसके बॉटम पे तो क्या है? आरबीसी इकट्ठा हो गई। बॉटम पे तो क्या है? आरबीसी इकट्ठा हो गई। ये बॉटम पे तो आरबीसी आ गई है। बचा हुआ जो 1% पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है, इसमें क्या है? कुछ येलो येलो व्हाइट व्हाइट कलर का एक कोट सा बन जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर की बात करूं तो उसके ऊपर येलो, थोड़ा क्लियर येलो कलर का क्या जमा हो जाता है? फ्लूइड आ जाता है। मतलब जो सबसे भारी चीज होती है वो नीचे नीचे आ जाती है, सबसे हल्की चीज होती है वो ऊपर ऊपर चल जाती है। तो जो ये वाला पार्ट मैंने बताया, ये हो जाती है आरबीसी। इसको अपन बोलते हैं, जो येलो येलो, इसको बोलते हैं अपन बफी कोट। क्या बोलते हैं? बफी कोट, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन प्लाज्मा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि ये प्लाज्मा होता है वो तो 55% होता है, और जो आरबीसी होती है वो 44% होती है, और जो बफी कोट होता है वो 1% से भी कम होता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि जो आरबीसी होती है ना, ये 44% होता है, और जो इसी को अपन आगे जाके बोलेंगे हेमाटोक्रीट वैल्यू या पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसी को बोला जाता है।
क्लियर हुई? इसको अपन देखेंगे आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझो कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है कि आपने प्लेन वाइल में रखा ब्लड को, उसको जोर जोर से घुमा दिया, तो उसको जब जोर जोर से घुमाते हैं तो आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाती है बॉटम पे। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होती है, जो बफी कोट बताया ना, इसमें क्या होता है, इसमें आती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, ये 1% से भी कम पार्ट बनाती है, जबकि जो ऊपर ऊपर होता है इसको बोलते हैं 55% बनाता है, उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा बोलते हैं। अब मैं एक चीज और बताता हूं, आपने दो चीज बहुत कॉमन सुना होगा कि सर एक तो होता है सीरम, एक तो होता है सीरम पढ़ा है हमने, और एक हमने पढ़ा है क्या, प्लाज्मा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझो। सबसे पहले मैं प्लाज्मा के बारे में बताता हूं कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइट कराओ चाहे ग्लूकोज कराओ, सब अपन बोलते हैं कि भाई सीरम ग्लूकोज करा लो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा लो, सीरम क्रिएटिनिन करा लो, सीरम यूरिया करा लो, सीरम यूरिक एसिड करा लो। कभी अपन प्लाज्मा नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, क्या सीन है, इसको अपन देखते हैं। कभी अपन ऐसे नहीं बोलते भाई सीरम क्लॉटिंग फैक्टर करा लो, सीरम 19 फैक्टर करा लो, सॉरी सीरम 9 फैक्टर करा लो, सीरम 8 फैक्टर करा लो, ये अपन कभी नहीं बोलते। ठीक है, सीरम क्यों बोलते हैं इसका डाउट मैं आपको क्लियर करता हूं। प्लाज्मा क्या होता है, सपोज करो कि आप ब्लड है, उस ब्लड में से यदि आप ब्लड सेल को निकाल देते हो तो जो फ्लूइड बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, जैसा अपन ने यहां पे करा। ठीक है, कि अपन ने इस पूरे पार्ट को निकाल दिया, अब ऊपर का जो पार्ट बचा वो प्लाज्मा है। अपन ने इसमें से सेल्स को निकाल दिया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट को निकाल दिया, तो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में क्या होता है, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ऐसे नहीं लिखना, समझना, मैं समझा रहा हूं कि इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, अलॉट ऑफ नंबर क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर का काम होता है कि क्लोट बनाना। ठीक है, तो ये क्लोटिंग फैक्टर क्या करते हैं, सुनो, ये क्लोटिंग फैक्टर क्या करेंगे कि जो आप कभी प्लेन वाइल लेना ही, ठीक है, एक वाइल लेना, उसमें ब्लड भरना, आप उसको थोड़ी देर खुली छोड़ देना, ऐसे ही रख देना, 5-7 मिनट में जो ये क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, वो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी नीचे ले जाके उसका क्लोट बना देंगे। देखना वो ब्लड है वो क्लोट बन जाएगा, और पानी पानी अलग हो जाएगा, और उस ब्लड का क्या बन जाएगा, क्लोट बन जाएगा। ठीक है, क्लोट बनाने में ये सारे क्लोटिंग फैक्टर यूज हो जाते हैं। तो जब भी क्लोट बनता है ना, तो ध्यान देना, जब भी वाइल का क्लोट बन जाता है, ठीक है, क्लोट किसका बनता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है, इनकी क्लोटिंग हो जाती है। तो ये प्लाज्मा कभी बचता ही नहीं है। इस प्लाज्मा में जब क्लोट बन गया तो इस प्लाज्मा में जितने भी क्लोटिंग फैक्टर थे वो सारे भी यूज हो जाएंगे, क्लोटिंग फैक्टर नहीं बचेंगे। और जब क्लोटिंग फैक्टर भी ना बचे प्लाज्मा में, उसको अपन बोलते हैं सीरम। ठीक है, कभी भी देख लेना कि एक वाइल होती है, जैसे आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, जब तो नहीं कह रहा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्लोट नहीं बनने देते, आप ईडीटीए वाइल होती है वो अपन क्यों यूज लेते हैं, ईडीटीए वाइल है वो क्लोटिंग नहीं होने देती। ठीक है, तो सीबीसी के लिए अपन सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो आरबीसी अलग हो जाती है, प्लेटलेट अलग हो जाती है, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाती है, काउंट कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल वाइल होती है उसको आप रख के छोड़ देते हो, तो जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, वो क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का क्लोट बना देते हैं। बचा हुआ क्या, प्लाज्मा बचा था, उस प्लाज्मा में भी क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो सीरम होता है। कभी आप रेड कलर की वाइल आती है, प्लेन वाइल आती है, येलो वाली आती है, उसमें आप ब्लड को जमाना, ब्लड को रख देना, उसको ब्लड थोड़ी देर बाद क्लोट बन जाएगा, वो थोड़ा सा जो पानी बच जाता है उसको सीरम बोलते हैं। वो आपका, मैं दोबारा बता रहा हूं कि वो सीरम है, वो आपका प्लाज्मा नहीं है, क्योंकि अब उसमें जो क्लोटिंग फैक्टर थे वो भी गायब हो गया। लेकिन यदि सीबीसी में आप करते हो तो प्लाज्मा देखने को मिलता है आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन आप लैब में जाके देखोगे तब। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरम क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है। इसलिए कभी भी अपन जो सीरम टेस्ट करते हैं ना, वो हरदम प्लेन वाइल में करते हैं, क्योंकि प्लेन वाइल में ही आपका क्या बनता है, सीरम बनता है क्लोटिंग होने के बाद में।
क्लियर हुई ये बात आपको? तो आज अपन ने समझा कि सीरम क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, जितने भी अपन इलेक्ट्रोलाइट रे करते हैं वो सब क्या होते हैं, सीरम या प्लाज्मा होते हैं, सॉरी सीरम में करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पॉइंट आता है, वो आता है अमाउंट ऑफ ब्लड का। ये अपनी ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है अपनी ह्यूमन बॉडी में, उसको अपन देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है। तो याद रखना कि अपनी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो, तो अपन देखते हैं कि अपनी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, सिक्वेंशियल देखते हैं। वैसे आपको सिंगल आंसर देना है तो आपकी बॉडी में 7 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट पाया जाता है। टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% आपकी बॉडी में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। क्लियर? या अपन एवरेज बात करें कि यदि कोई इंसान 70 केजी का होता है तो उस 70 केजी के इंसान में जो अपने पास ब्लड पाएगा वो 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। और एवरेज अपन बात करें कितना ब्लड पाया जाता है तो 5.6 लीटर आपकी बॉडी में ब्लड पाया जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन इतने से काम नहीं चलता, आजकल और भी डिटेल में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो न्यू बोर्न होता है, न्यू बोर्न के अंदर ज्यादा ब्लड पाया जाता है। आपको पता है न्यू बोर्न के अंदर जो ब्लड होता है वो 9 से 10% ब्लड पाया जाता है, ठीक है। जबकि जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो चिल्ड्रन हो जाता है तो उसके अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो 8 से 9% ब्लड पाया जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। बालकों में ब्लड बहुत ज्यादा पाया जाता है। जब अपन बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो अडल्ट में फिर 2 कैटेगरी आ जाती हैं, एक तो बढ़ जाते हैं मेल और फिर हो जाते हैं फीमेल। बालकों में कोई जेंडर नहीं होता है ना, बड़ों में मेल और फीमेल में अंतर आ जाता है। तो मेल होते हैं उनके अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो 7 से 8% पाया जाता है, लेकिन फीमेल के अंदर थोड़ा कम पाया जाता है, 6 से 8% पाया जाता है। क्लियर है बात? आगे जाके जो न्यू बोर्न में क्वेश्चन आजकल आता है कि केजी के हिसाब से कितना वेट पाया जाता है, तो आप ये भी याद रखना कि जब न्यू बोर्न बच्चा पैदा होता है तो उसमें जब ब्लड कैलकुलेट करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि 80 ml पर केजी ब्लड पाया जाता है, एवरेज ऐसे करते हैं। यदि 2 किलो का बच्चा पैदा हुआ तो 160 ml है, 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ तो 240 ml है, जबकि थोड़ा बालक हो जाता है तो उनमें 75 ml पर केजी पाया जाता है। दूसरी बात आपने ये देखा कि मेल के अंदर ज्यादा ब्लड पाया जाता है जबकि फीमेल के अंदर कम ब्लड पाया जाता है, ठीक है। फीमेल के अंदर ब्लड कम पाया जाता है जबकि मेल के अंदर ब्लड ज्यादा पाया जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, एक तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं, मेल के अंदर एक तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है जो कि थोड़ा सा हीमोपोइसिस को प्रमोट करता है, ब्लड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। दूसरा, फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीड लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ना फीमेल में, तो उस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से फीमेल के अंदर है वो क्या पाया जाता है, थोड़ा सा ब्लड कम पाया जाता है। तो अपन ने अमाउंट ऑफ ब्लड की यहाँ पे बात करी कि अमाउंट ऑफ ब्लड की अपन ने बात करी, सॉरी, कि 7 से 8% यहाँ पे टोटल बॉडी ऑफ वेट पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 5 to 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 to 6 लीटर पाया जाता है। उसके बाद अपन ने बात की न्यूबॉर्न का, चिल्ड्रन का, अडल्ट का अपन ने बात करी, एक एक का देखा अपन ने, जिसमें ये देखा था कि 6 से 8%, 7 से 8%, 8 से 9%, 9 से 10% पाया जाता है। मेल में ज्यादा पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है। और ये भी याद रख लेना कि चिल्ड्रन में ज्यादा पाया जाता है और अडल्ट में कम पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन ने देखा कि जो भी ब्लड का प्रोडक्ट होता है ना वो क्या करता है, थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है। ये आपको पता है कि ब्लड है, आपको समझाता हूं ये बात भी, कि ब्लड प्रोडक्ट हरदम थोड़ा, ब्लड है वो थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है, ये बात आप ध्यान, ब्लड है वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन जहां भी ब्लड बहता है ना वहां थोड़ा हीट रहती है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस ही लिख सकता हूं मैं, थोड़ा सा आप समझना इस चीज को, ये मत करना कि ब्लड गर्म होता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड जहां भी होता है ना उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, स्प्लीन से, लिवर से, यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। जहां पे ब्लड सर्कुलेट होता है वहां पे थोड़ा गर्म रहता है, जहां ब्लड नहीं होता वो एरिया ठंडा पड़ जाता है।
कहते हैं जब इंसान शोक में चल जाता है, शोक में क्या होता है, बीपी कम हो जाता है। जब शोक में चल जाता है तो उसके ऑर्गन, पेरिफेरल ऑर्गन में जब सप्लाई कम होती है वो ठंडे पड़ जाते हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो हीट देते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, है ना। तो ब्लड हीट प्रोड्यूस करता है, या हीट होम्योस्टेसिस लिख लो आप, कि हीट होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, वो टेम्परेचर को ट्रांसमिट करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, और मेंटेन कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन कोर बॉडी टेम्परेचर। आप जानते हो कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? दो टेम्परेचर होता है, इसको भी समझना, दो तरह के टेम्परेचर होते हैं, एक तो सरफेस टेम्परेचर होता है, एक तो होता है सरफेस टेम्परेचर होता है, और एक होता है कोर बॉडी टेम्परेचर होता है ना। कोर बॉडी टेम्परेचर होता है जो अपने इंटरनल वाइटल ऑर्गन है उनका टेम्परेचर, जबकि अपनी स्किन का टेम्परेचर उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो कोर बॉडी टेम्परेचर वो हरदम सरफेस टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, जो अपन पढ़ते हैं ना 36.9 डिग्री फॉर सेंटीग्रेड पढ़ते हैं, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, ये हर थर्मामीटर से नहीं नापे जाते, तो ये ऑलमोस्ट ये कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो उस कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है, वो भी किसका होता है? ब्लड का होता है। तो ब्लड के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं, कि अपन ने ब्लड को स्टार्ट करा था। ब्लड के बारे में सबसे पहले देखा कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो इसका होता है ट्रांसपोर्ट करने का होता है, जो कौन कौन से ऑक्सीजन करता है, न्यूट्रिएंट को करता है, हार्मोन, हीट को ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी बताया मैंने, क्लोटिंग फैक्टर और एंटीबॉडी को करता है वन टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक। फिर अपने वही ब्लड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा सेल्यूलर एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है, सेल्यूलर एलिमेंट 45% होता है। प्लाज्मा बिल्कुल अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, फिर मैंने बताया कि सीरम क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जिसमें ब्लड, जिसमें से आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाती है। सीरम क्या होता है कि जो प्लाज्मा बचा था उसमें से क्लोटिंग फैक्टर भी अलग हो गए, तो उसको अपन ने क्या बोला? सीरम बोला। और जितने भी जांचें होती हैं, जितने प्लेन वाइल में क्लोट बनने के बाद जो भी बच जाता है उसको अपन क्या बोला? सीरम। सीरम को आप ये भी लिख सकते हो कि सीरम क्या है, आप बोल सकते हो ब्लड, और उस ब्लड में से आप क्लोट को हटा दो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं, ठीक है। या कई जी कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर हट गया, या कह दो आप फिब्रिनोजन हट गया। क्लोटिंग फैक्टर सबसे मेन या सबसे ज्यादा जो क्लोटिंग फैक्टर पाया जाता है फिब्रिनोजन होता है, वो हट गया, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सीरम में कराई जाती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन जो अपन इलेक्ट्रोलाइट प्लाज्मा देखना होता है तो खाली प्लाज्मा अपन को नहीं मिलता, सीरम में मिलता है। फिर अपन ने देखा कि अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है, तो अपन ने डिफरेंट पढ़ा कि मेन एक पूछे तो 7 से 8% जो अडल्ट मेल में पाया जाता है, बाकी न्यूबॉर्न में 9 से 10% पाया जाता है, चिल्ड्रन में 8 से 9%, पे 7 से 8 और 6 से 8 हो जाता है। यदि अपन ऐसे पूछे तो इस फॉर्मेट में भी याद रखना 80 ml ये न्यूबॉर्न का है, ठीक है। चिल्ड्रन में 75 ml पर केजी हो जाता है। फीमेल में कम पाया जाता है, मेल में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन वो होते हैं और फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से भी थोड़ा लॉस होता है। और जो ये ब्लड होता है ना, वो आपके होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है, कोर बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इस क्लास में अपन ने ब्लड का सुपरफिशियल देखा, इंट्रोडक्शन को अपन ने देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन एल्बुमिन के बारे में, सॉरी प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय।